एसोचैम के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा साहब हैं। एसपी शर्मा साहब, आपने सुना है ए.के. भट्टाचार्य सर को, उनका कहना है कि कई सारे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो आपको लगता है कि अभी यहाँ से कुछ लॉन्ग टर्म कदम उठाए जा सकते हैं जिसकी गुंजाइश है, ताकि इकोनॉमी पे जो असर पड़ रहा है उसको कम किया जा सके? जी बिल्कुल, मैं भट्टाचार्य जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने जो ठोस कदमों की बात की है वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किए, जो 7 मंत्र दिए हैं कि हम कैसे इस जो ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, जो यूएस और ईरान के बीच में स्ट्रगल चला हुआ है कितनी देर से, तो उससे हम अपना जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये उपाय जो हैं ये आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि भारत की जो ग्रोथ है उसको उसी तेज गति में रखेंगे, क्योंकि हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो हम उस ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए हमें ऐसे कठिन कदम उठाने पड़ेंगे। ये जरूर है कि थोड़ी तकलीफ होगी, लोगों को जो आदत पड़ चुकी है उसको थोड़ा सा बदलाव लेके आना होगा, लेकिन ये हमारी इकॉनमी के लिए अच्छे हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें, जैसे कोरोना के टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पे भी कुछ कदम उठाने की बात की थी और उसके बाद हम बहुत अच्छे से रिकवर कर पाए। और अगर हम देखें कि पिछले 4-5 साल में जो हमारा जीडीपी है वो 7% से ऊपर रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना इसके बावजूद भी, क्योंकि कोरोना के बाद ये जो स्ट्रगल है 4-5 साल से लगातार चल रहा है। पहले तो रशिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद फिर 2024 में इजराइल और गाजा में शुरू हो गया, 25 ऐसे ही निकला और 26 में भी अभी ईरान और यूएस के बीच में टसल जारी है। तो पिछले 5-6 साल जो है बहुत ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं और जिसमें भारत ने बड़े अच्छे से उभर के दिखाया है। भारत ने बड़ी अच्छी ग्रोथ हासिल की है। अब अगर हम देखें कि हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, हमारे हर एक फंडामेंटल जो भी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो या आईआईपी नंबर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी एक स्टडी ट्राजेक्टरी में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस वक्त पे ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे कि जो ग्लोबल लेवल पे जो 2 महीने से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, तो उसका असर जो अभी बहुत सारे कंट्रीज में विजिबल नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा वो जोखिम उठा रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर भरपूर अच्छे तरीके से अमल करना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 कदम बोले हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ और भी कदम साथ में हम उठा सकते हैं, जैसे कि फॉरेन एजुकेशन है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो उसमें भी एक ऐसा अपील होना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं उनको यहीं पे लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो उस डॉलर को बाहर दूसरे देशों में जाए। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो इस समय पे एक संभलने की बात है, क्योंकि अभी कुछ भी तय नहीं है। अभी जो यूएस और ईरान के बीच में वार्तालाप हो रही है उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा, या तो वो मीटिंग नहीं हो पाती है या उसका कोई अंजाम नहीं होता है। तो ये कब तक चलेगा, तो हमें उस वक्त तक ऐसे कठिन जो डिसीजंस हैं लेके अपने आप को संभालना होगा, हमारी ग्रोथ को बरकरार रखना होगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम एनर्जी को सेव नहीं करेंगे तो ज़्यादा हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि बाहर से सप्लाई नहीं आएगी, तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो कुल मिला के हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से एनर्जी सेव करने के संदेश दिए जा रहे हैं, उस तरीके से एनर्जी सेव करना कितना मुमकिन है भारत जैसे देश में, भारत जैसे इकोसिस्टम में? आशुतोष जी। जी देखिए लक्ष्मण जी, भट्टाचार्य जी के बाद वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनके बाद तो मेरा कुछ बनता नहीं, क्योंकि मैं बिजनेस इकोनॉमी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन मुझे कुछ 2-3 बुनियादी बातें समझ में आती हैं। वो ये है कि जो मैंने पिछले दिनों देखा है कि जो मेजर्स 28 फरवरी को लेने चाहिए थे या 1 मार्च को लेने चाहिए थे, वो आप 23-73 दिनों के बाद लेने की अपील देश से कर रहे हैं। और ये बात इसलिए समझ में आती है क्योंकि उन दिनों आप चुनाव लड़ रहे थे, आपकी प्रायोरिटी चुनाव जीतना था। अगर आपकी प्रायोरिटी देश को मजबूत करना होता, नेशनल इंटरेस्ट अगर मजबूत करना होता, तो आप उसी समय राष्ट्र के नाम संबोधन करते, ऑल पॉलिटिकल पार्टी बुलाते, स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाते और कहते कि ये एक बहुत बड़ा संकट है और इस संकट से निपटने के लिए हमें अभी इसी वक्त कड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमने वो कदम नहीं उठाया, हमने चुनाव के खत्म होने का इंतजार किया। और बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जो बातें कही जा रही थी, मैं आप जो लक्ष्मण जी आपने बात कही थी
कि जो एनर्जी क्राइसिस रिस्पांस ट्रैकर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज का, वो बताता है कि 82 देशों ने ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि एनर्जी के शॉक को एब्जॉर्ब किया जा सके या उसको रैशनलाइज किया जा सके। जैसे 25 देशों ने फ्यूल रैशनिंग की, लोअर जिसे कहते हैं ना कि स्पीड लिमिट्स, गाड़ियों की स्पीड लिमिट्स के बारे में बातचीत की। साथ ही साथ उन लोगों ने जो एयर कंडीशनिंग उसके टेम्परेचर के रैशनलाइजेशन की बात की है, और जो स्कूल्स के टाइम है उसके उसमें बंद करने की बात की है। तो जो चीजें आज प्रधानमंत्री 73 दिन के बाद बता रहे हैं, अगर पहले कर देते तो सबको, और ये सबको मालूम था ये संकट होने वाला। दूसरी बात जो ये बात कही जा रही कि दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति इसलिए खराब हो रही है क्योंकि हमारी जो अब ईरान वॉर आ गया है, या जैसे कोविड को बहाना बनाया गया और कहा गया कोविड की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। हकीकत यह है कि अगर आप कोविड के पहले वाले क्वार्टर में जनवरी से मार्च तक के 2020 का क्वार्टर अगर आप देखें तो उस क्वार्टर में आपकी जीडीपी ग्रोथ 3.1% थी, और 2019 से 2020 के बीच में आपकी जीडीपी ग्रोथ 4.2% थी। अब ये जो 3.1% है इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं था, तो ऑब्वियसली कोविड के बाद से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई। और दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आकार के हिसाब के बावजूद भी हमारी जो अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की, करीब 26% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट की। इसलिए क्योंकि हमने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया, और हमने जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन किया, जिस तरीके से हमने जीएसटी को लागू किया, और जिसके बाद आंख बंद करके हमने जिस तरीके से लॉकडाउन किया, उसका यह नतीजा हुआ कि आज तक हमारी इकोनॉमी सुधर नहीं पाई है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जो जनवरी से मार्च के बीच में 2020 में -1.4% कॉन्ट्रैक्शन था उसमें। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसमें -2.2% का कॉन्ट्रैक्शन था, और अगर एग्रीकल्चर आपकी 5.9% ग्रो नहीं की होती तो जो 3.1% था वो घट के 2.9% हो जाता। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? एसपी शर्मा साहब इसको याद रखिएगा, जो अभी आशुतोष जी ने जो आंकड़े दिए हैं कि ये ईरान वॉर से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में जो हमेशा आईआईपी के आंकड़े आते हैं उसमें ये सारी चीजें दिख रही थी। लेकिन जो बात इन्होंने कही, सर मैं आऊंगा फिर आपके पास। लक्ष्मण जी एक डेटा और मैं दे देता हूं। अभी जो कोर इंडस्ट्री का हमारा आया है उसमें 0.4% का कॉन्ट्रैक्शन है। इसका ईरान से कितना लेना देना है? इसका ईरान से कितना लेना देना मैं जानना चाहता हूं इस बारे में। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए एसपी शर्मा साहब को हमने इस पैनल में आमंत्रित किया, उनके पास जाऊंगा। लेकिन अवधेश जी हमारे साथ है। अवधेश कुमार जी, एक बड़ा ही पॉइंट उठाया आशुतोष सर ने कि 73 दिन बाद हम क्यों कदम उठा रहे हैं, जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 82 देशों ने अब तक ऐसे कदम, इमरजेंसी कदम उठा चुके हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। अब जाके हम जागे हैं या फिर हम अब तक दुरुस्त थे, अब हमको लगता है कि नहीं, अब वॉर लंबा चल रहा है तो अब स्थिति मुश्किल में आने वाली है। लक्ष्मण जी, जो है नहीं, अगर उसके बारे में बात करेंगे तब तो बहुत कुछ बताया जा सकता है कि देश इकोनॉमिक क्राइसिस में है। भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, कोई नीति नहीं बनाई है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, बल्कि इस समय प्रधानमंत्री का जो भाषण था, जो मैंने समझा है, हम लोग उसको, उसमें एनर्जी भी बचत होगी, इकोनॉमी, लेकिन मूल जो उन्होंने कहा है कि हमको विदेशी मुद्रा की बचत करनी है, और विदेशी मुद्रा की बचत करनी है तो हमको थोड़ी विदेश की यात्राएं आवश्यक नहीं हो तो इस बीच हम लोग 1 साल कम करें, सोने की खरीद नहीं करें, उसके बगैर काम चल सकता है। तो ये सारे उसमें आई है कि हमारे पास अगर गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक है तो उसका यूज करें, हम न हो तो साथ में। तो ये सारे जो 7 कदम उठाए हैं, ये 7 कदम में कहीं नहीं है कि भारत की कोई अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है। 2 लोग मेरे से ज्यादा जानकार हैं, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं। इस समय भारत के आंकड़े जो हैं वो तो बहुत संतोषजनक है। ऐसा भारत के इस समय विकास दर में कोई समस्या नहीं, आपका इकोनॉमिक चैनल है, उसके लिए है ही नहीं। देखिए, अनिश्चितताओं से भरी हुई यह दुनिया भविष्य की दृष्टि से बड़े उथल पुथल का संकेत दे रही है। जो अभी शर्मा साहब ने कहा कि वो तो यूक्रेन का वार जो था वो तो एक अभिव्यक्ति थी, जो दुनिया इस समय क्राइसिस में है कि अलग अलग देशों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं कि कोई दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो देशों को संयमित कर सके, जिनके एम्बिशंस थोड़े बड़े हैं। कोई वैश्विक संस्था अभी नहीं बची है जो कि वैश्विक सम्मेलन बुलाकर के इन क्राइसिस पर पार पा सके। ओपेक जो है ध्वस्त हो रहा है, नाटो खत्म होने पर लगा हुआ है, अमेरिका।
तो वो ऐसे क्राइसिस भविष्य में आने वाला है, तो वो भविष्य की दृष्टि से हम उस क्राइसिस में आए उसके पहले से स्टेप उठाने जरूरी हैं।